नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी टू द पॉइंट में। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 जिसमें अब कुछ महीने ही बाकी रह गए हैं उसको कैसे अप्रोच करें। तो अब ये वीडियो मैं जनवरी में बना रहा हूँ। आज 1 जनवरी है 2023। तो लगभग आज से तो 5 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली बचे हुए हैं। 28 मई को आपका यूपीएससी प्रीलिम्स है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है राइट अप्रोच, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, दो जो है कंप्लीटेड सिलेबस। तो उनको क्या करना चाहिए, और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग ऑलरेडी अपना जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह देखे होंगे, लेकिन अगर नहीं देखे हैं तो फिर भी गो थ्रू पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट 3-4 टाइम्स। ठीक है, 3-4 बार, एक बार नहीं आपको देखना है, कम से कम 3-4 बार आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं, और एटलीस्ट 10 ईयर्स के देखने हैं आपको क्वेश्चन पेपर 3-4 बार, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस काइंड ऑफ याद हो जाने चाहिए। और आपको ज़रूरी नहीं कि डोंट लुक इनटू द आंसर, जस्ट गो थ्रू देम थॉरोली एंड एनालाइज द पैटर्न एनालाइज करना है आपको। आंसर्स आपका मन अगर ना करे तो ना देखिए, क्योंकि आपको बाद में ये क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बस एक बार पैटर्न समझिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आते हैं, ये आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ये टास्क जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आपको जो है एक जो है फॉर्मूला ये आपको याद होना चाहिए कि आपको रिवीजन करना है, फिर मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एनालिसिस। मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, और फिर से ये काम रिपीट करना है आपको। तो ये जो है साइकिल चलती रहनी चाहिए। रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, एनालाइज करिए, फिर रिपीट। टारगेट क्या होना चाहिए आपका? मई 28, 2023 से पहले आपका टारगेट कितना होना चाहिए, कितने मॉक टेस्ट का टारगेट होना चाहिए। तो मैं ये मिनिमम टारगेट लेके चल रहा हूँ कि एटलीस्ट 20 सेक्शनल टेस्ट या फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, जैसा भी आपको मिले मार्केट में। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है तो भी ठीक है, नहीं करी है तो आप मार्केट से, आप फोटोकॉपी की दुकान से आपको आराम से मिल जाएगा। मिनिमम 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज होने चाहिए या फिर सेक्शनल टेस्ट होने चाहिए, और कवरिंग द एंटायर सिलेबस, पूरा सिलेबस आपका कवर होना चाहिए इसके थ्रू। और जब आपका ये कंप्लीट हो जाए तो आपको मिनिमम 10 कंप्लीट सिलेबस टेस्ट देने हैं। मिनिमम आपको 10 कंप्लीट सिलेबस टेस्ट देने हैं, और अगर हो सके तो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट का, जैसे कि विज़न IAS, फोरम, वाजीराम, नेक्स्ट IAS, जो 4-5 जो है अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं टॉप के, उनके आप क्वेश्चन पेपर्स उठाइए फुल कंप्लीट सिलेबस वाले, और आप जो है इनको दीजिए प्रॉपर एक एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में बैठ के। और क्या करना है आपको, लास्ट के 10 ईयर्स के प्रीलिम्स के, जो यूपीएससी प्रीलिम्स के ओरिजिनल पेपर हैं प्रीवियस ईयर लास्ट 10 ईयर्स के, आपको इनको भी बैठ के प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट करिए। और CSAT के लिए आप कर सकते हैं कि 5 टेस्ट आप दे दीजिए मिनिमम। अगर आपका बैकग्राउंड, आपको लगता है CSAT का पेपर वैसे बहुत मुश्किल नहीं आता है, जितना मुझे पता है, मतलब नहीं आता है इतना मुश्किल, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा डाउट है तो आप जो है 5 टेस्ट दे सकते हैं CSAT में। और प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन तो आपको ज़रूर लगा के जाना चाहिए। आपको कितना भी CSAT आता हो, आपको कितना भी कॉन्फिडेंस हो, तो एटलीस्ट प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको लगा कर जाना ही जाना है। और हो सके तो 5 टेस्ट किसी भी कोचिंग का CSAT का आप लगा लीजिए। इसके बाद क्या करना है, अच्छा एक और बात है कि मॉक टेस्ट को एनालाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मॉक टेस्ट का एनालाइज ज़रूर करिए। और मैं ये कहूँगा कि आप जिस दिन पेपर दीजिए सेम डे, उसी दिन आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करिए। और हो सकेगा तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे मॉक टेस्ट को एनालाइज किया जाए, ताकि आपके एग्ज़ाम में ओरिजिनल जो आपका मेन एग्जामिनेशन है वहाँ पे आपके एरर क्या हो, कम हो सके एरर्स, और आपका स्कोर जो है बढ़ सके, नेगेटिव आपके कम हो सके। नेगेटिव आपको कम करने हैं तो इसके लिए एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर बहुत लोग पूछते हैं कि मेंस का आंसर लिखना चाहिए कि नहीं इस टाइम, तो मैं कहूँगा आप लिख सकते हैं, मेंस आंसर राइटिंग कर सकते हैं आप। और अगर आपने किसी कोचिंग का ज्वाइन करा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप मेंस का आंसर राइटिंग जनवरी, फरवरी, और अगर बहुत आपका मन कर रहा है तो मिड मार्च तक
मैक्स टू मैक्स मिड मार्च तक आप मेंस आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन आपको साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप साथ में प्रीलिम्स का टेस्ट भी देते रहें। ऐसा नहीं है कि आप मेंस ही कर रहे हैं, प्रीलिम्स छोड़ दिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप मेंस का सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं, आपने हिस्ट्री मान लीजिए पूरा, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री का पेपर आपने मेंस का दिया, तो आप सेम मार्केट से प्रीलिम्स का मॉडर्न हिस्ट्री का या कंप्लीट हिस्ट्री का जो है पीटी का टेस्ट भी आप ला सकते हैं, और साथ में जिस दिन आपने मेंस दिया उसी सेम दिन आप प्रीलिम्स का भी टेस्ट बैठ के घर पे दे सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी रहेगी मेरे सजेशन में। उसके बाद और आपको एक बहुत चीज़ का ख्याल रखना है कि कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू, डू नॉट स्टडी एनीथिंग न्यू, स्टिक टू योर सोर्सेज, रिवाइज देम थॉरोली। आपने जो पढ़ रखा है ऑलरेडी, उसको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, आप 10 बार उसको रिवीजन करिए, जितना भी मैक्सिमम आप कर सकें। रिवीजन कभी नुकसान नहीं करेगा आपको। जितनी भी बार आप बिल्कुल एक एक लाइन आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कुछ भी नया सोर्स नहीं, कोई नई बुक आ रही है मार्केट में, कोई नए नोट्स आ रहे हैं, टॉपर के नोट्स हैं, ये सब आपको इस टाइम बिल्कुल नहीं देखना है, बिल्कुल छूना नहीं है। आपने जो ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको पढ़िए, और आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसका एनालिसिस करिए। और अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक आपका मॉक टेस्ट में कमज़ोर हो रहा है, कमज़ोर जा रहा है, नहीं उस पर क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक का अपने नोट्स पहले पढ़िए। अगर वो भी सफिशिएंट नहीं लग रहा है आपको, तब आप कहीं सेकंड सोर्स पे जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी अगर आपको लग रहा है तभी। करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर पढ़ते रहना चाहिए एटलीस्ट मार्च तक। मतलब मैक्स टू मैक्स आपको मार्च तक करंट न्यूज़पेपर पढ़ते रहना चाहिए। आप डेली एनालिसिस वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। तो आपको मिनिमम मार्च तक जो है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों में बता रहा हूँ, मार्च तक आपको करंट अफेयर्स पता होने चाहिए। और आपका न्यूज़पेपर से तो करंट अफेयर पूरा कवर हो ही नहीं सकता है प्रीलिम्स के लिए। तो आपको साथ में इंग्लिश मीडियम के लिए मैं बोल रहा हूँ विज़न IAS का PT 365 नोट्स आते हैं। ये प्रीलिम से 2-3 महीने पहले आ जाते हैं मार्केट में, आप इनको खरीद सकते हैं, फोटो कॉपी की दुकान से आप ले सकते हैं। PDF भी इसका फ्री में विज़न IAS की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से डाउनलोड करके इसको प्रॉपर आप इसको 10 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, बिल्कुल आपको ये याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डायरेक्ट PT 365 से क्वेश्चंस मेंस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आ जाता है। तो PT 365 ज़रूर पढ़िए। और हिंदी मीडियम के लिए शायद दृष्टि IAS की कहीं का आता है, आप उसको देख सकते हैं हिंदी मीडियम के लिए भी। और ये करंट अफेयर्स के लिए आपको सफिशिएंट हो जाएगा कि न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहिए प्लस PT 365। और क्या ज़रूरी है? PT 365 बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉरी गाइस। तो PT 365 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ में आपको इकोनॉमी के लिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे का जिस्ट आप पूरा मत पढ़िए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है और पूरा समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप पूरा मत पढ़िए, लेकिन बजट की स्पीच आप देख सकते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर जो है पार्लियामेंट में स्पीच देंगे, आप वो स्पीच देख सकते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे का जिस्ट आपका देख लीजिए। और अगर हो सके तो आप इस साल का जो मतलब अभी फेब में आएगा, इस साल 2023 में जो आएगा आप वो देख लीजिए, और हो सके तो 2022 का भी देख लीजिए, क्योंकि इकोनॉमी में 2 साल से तो क्वेश्चन आ ही जाते हैं आराम से। तो आप ये देख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगे, आप वो भी देख सकते हैं। मैं भी कोशिश करूँगा कि इकोनॉमिक सर्वे का डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊँ। और इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट के जिस्ट आते हैं, विज़न IAS का आप देख सकते हैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप देख सकते हैं कि कंपाइलेशन आ जाता है। जब इकोनॉमिक सर्वे और बजट पेश हो जाएगा पार्लियामेंट में, उसके बाद ये लोग बना के अपने वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आप इसको ज़रूर करके जाइए। डायरेक्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से प्रीलिम्स में आता है, हर साल आता है। और ये दोस्तों हो गई स्ट्रेटजी की बात। और एक और स्ट्रेटजी में ये चीज़ है कि मेक टारगेट्स वीकली और 5 डे टारगेट। आप टारगेट्स बना के, आपके पास 5 महीने का टाइम है, 5 मंथ्स, तो आप ऐसे मत करिए कि मुझे एंड में इतना कंप्लीट करना, नहीं, ऐसे हो ही नहीं पाएगा। आप इन 5 मंथ्स को पहले तो एक मंथ्स में डिवाइड करिए, फिर इन मंथ्स को वीक्स में या फिर डेज़ में डिवाइड करिए। और मान लीजिए 5 डेज़, या फिर जैसे भी आपको लगे कि आप ऐसे करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, सबके लिए अलग अलग होता है। तो आप 5 डेज़ या फिर 7 डेज़ का जो है वीकली टारगेट सेट करके उस टारगेट को आप अचीव करिए। और जब आप ऐसा करेंगे, मेक टारगेट्स नॉट डेली टारगेट्स, वीकली और 5 डे टारगेट, अचीव देम, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको हैप्पीनेस मिलेगी,
आपको लगेगा कि हाँ मैं पेपर दे सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ, प्रीलिम्स बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। और एंड में आपको यही सब चीज़ें मैटर करेंगे कि आपने जो है कितना अपना जो डिसाइड किया था, डिसीजन लिया था, आपने कितना उस पर सही तरीके से चले हैं और आपने अपना काम किया है। आप अपना कर्म करते रहिए और टारगेट्स बनाइए, टारगेट्स को फॉलो करिए और अचीव करिए और आपका ज़रूर प्रीलिम्स निकलेगा। और अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मान लीजिए कि अगले 2-2.5 महीने या 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट होने वाला है लेकिन हुआ नहीं है, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप वेट मत करिए कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं प्रीलिम्स का प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट करूँगा। आप अभी से ही टेस्ट देना स्टार्ट कर लीजिए। कैसे आपको टेस्ट देना है? आपको सेक्शनल टेस्ट देना है। जो टॉपिक आपने पिछले एक वीक में या फिर 1 मंथ में, जैसे भी आपको सही लगे उस हिसाब से पढ़ाए, उस हिसाब से आप सेक्शनल टेस्ट मार्केट से ले सकते हैं, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का ले सकते हैं, वहाँ से उठा के आप सेक्शनल टेस्ट दीजिए। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए या फिर मान लीजिए प्रीलिम्स तक नहीं भी कंप्लीट हो रहा है तो भी आपको प्रीलिम्स से पहले एटलीस्ट हर टॉपिक से 1 या 2, जितना आपको टाइम हो, जितना आपको टाइम परमिट कर रहा है उस टाइम के अकॉर्डिंग आप मिनिमम 1 या फिर 2 टेस्ट आप हर जीएस सब्जेक्ट का दीजिए ताकि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। इसके बाद आपको सेम 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको देने ही देने हैं। अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट का हो सके तो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट का दीजिए और प्रीवियस 10 ईयर्स का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर सॉल्व करके जाइए। और CSAT के लिए भी सेम 5 मॉक टेस्ट और 5 प्रीवियस ईयर के लिए, और साथ में आपको रिवीजन और एनालिसिस टेस्ट का करते रहना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। एक ब्रॉड स्ट्रेटजी ये हो गई, बाकी अलग अलग लोगों के हिसाब, अलग अलग लोगों का अपना माइंडसेट होता है, अपना तरीका होता है। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने तरीके के हिसाब से, आपको जो सूट करे आप उस हिसाब से करिए। मैं एक ओवरव्यू आपको देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और दोस्तों इन द एंड आपको क्या हेल्प करेगा एग्ज़ाम क्लियर करने में है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ और किसी भी एग्ज़ाम में, ज़िंदगी में, हर चीज़ में आपको पॉजिटिव एटीट्यूड लेंगे तो आप खुश रखेंगे तो आप खुश रहेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड से आपका काम भी बनेगा और आपको अच्छा लगेगा। एग्ज़ाम तो बहुत छोटी चीज़ है, ज़िंदगी में आपको पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा काम आएगा। अच्छा पढ़िए, अच्छा काम करिए, रीड गुड, डू गुड, मेडिटेशन 1-2 मिनट या 5 मिनट आप सुबह उठ के मेडिटेट कर सकते हैं, आपका माइंड काम रखेगा और एग्ज़ाम के स्ट्रेस से आपको दूर रहेगा। ये सब चीज़ें आप करेंगे तो इट विल हेल्प यू अ लॉट एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाके बैठेंगे, ओरिजिनल एग्ज़ाम जब आप प्रीलिम्स देते रहेंगे 28 मई को, तो आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंट फील होगा और कॉन्फिडेंस से ही आपके 5-6 क्वेश्चन तो सही हो सकते हैं एक्स्ट्रा, तो आप आराम से क्लियर कर ले जाएंगे। और आपको याद रखना है, यू मस्ट रिमेंबर दैट यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू। आपको जो करना है आप वो करिए, आप रिज़ल्ट की इतनी परवाह मत करिए, आप अपना कर्म करते जाइए। और जब आप सही कर्म करेंगे तो आपको इस बात की चिंता ही नहीं होगी कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका फल मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप सही कर्म करते रहिए और जब आप सही कर्म करेंगे तो आपको फल की चिंता होगी ही नहीं। उसके बाद दोस्तों रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे एक बहुत पसंदीदा पोएट हैं। उनका एक पोएम है स्टॉपिंग बाय द वुड्स, उसकी 4 लाइनें मैं आपको कहना चाहूँगा कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। जब भी आप डीमोटिवेटेड फील करिए तो आप जो है याद करिए कि वो प्रॉमिस आपने किया है। बहुत लोगों ने अपने माता पिता से करा है, बहुत लोगों ने अलग अपने दोस्तों से करा है, किसी से करा है, और अगर किसी दूसरे इंसान से नहीं करा है तो आपने सेल्फ से तो प्रॉमिस करा ही होगा। नहीं करा होगा तो आज आप कर लीजिए कि आपको जो है रुकना नहीं है। यू हैव माइल्स टू गो बिफोर यू स्लीप, तो आपको मीलों चलना है। और इसी सेम कविता का हरिवंश राय बच्चन जी ने ट्रांसलेशन करा था हिंदी में, मैं उसको भी आपको बता देता हूँ कि गहन सघन मनमोहक वंतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं। अभी कहाँ आराम बड़ा यह मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने बोला कि अभी आराम नहीं बताया, अभी हमें मीलों चलना है और जो वादे हमने करे हैं अपने आप से और दूसरों से, उन वादों को पूरा करना है दोस्तों। और फिर इसी जो है नोट पे मैं ये वीडियो एंड करूँगा। और
आई होप कि दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक और मैं अपनी ईमेल आईडी आपको भेजूंगा। अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।